हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि हर सैटरडे संडे जो सैटरडे को हम क्लास लेंगे वो कौन सी रहेगी, भारतीय संविधान की। ठीक, हमने कहा था कि नहीं कि हर सैटरडे संडे जो संडे सैटरडे को हम क्लास रिकॉर्ड करके संडे को डालते हैं, तो वो कौन सी क्लास रहती है, वो रहती है भारतीय संविधान की। ठीक, यानी पॉलिटी की क्लास रहती है। तो पॉलिटी की क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, भाग पढ़ लिया था। हा? और अनुसूचियां पढ़ लिए थे, ये ना। अब पढ़ेंगे हम लोग आज अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़ने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा भारतीय संविधान में, जैसे हमारे भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो उसको हम आज हम बताएंगे। है? फिर उसके बाद हम चलेंगे अनुच्छेद पे, यानी आर्टिकल पे। हमारा चैप्टर आज हम लोग का क्या चल रहा है, संविधान। हाँ, संविधान किसका, भारत का। इसको हम फिर से कर देते हैं, भारत का संविधान, भारतीय संविधान। ऐसे लिखते नहीं तो फिर ऐसी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान। ठीक। हाँ, चलिए। ठीक, भारतीय संविधान। ठीक, देखिए भारतीय संविधान में हमने क्या पढ़ा था। हाँ? अनुसूची, अनुसूची हमने पढ़ा था, भाग पढ़ा था। अनुसूचियां कितनी है, हाँ? अनुसूचियां कितनी है, हमने बताया था इसमें अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां थी। और भाग कितने थे, 22 भाग थे। हाँ, 22 भाग। 12 अनुसूची 22 भाग, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। जब इतना पढ़ लिए हैं हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा टॉपिक इसी पे हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत कहीं होगी। बताइए। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि राष्ट्र के प्रतीक, पता है राष्ट्र के प्रतीक क्या क्या है। हमारे देश का जो राष्ट्र है, हमारा देश जो भारत है, उसकी राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या क्या है, पता है। हा? क्या है, राष्ट्र प्रतीक। राष्ट्र, राष्ट्र के प्रतीक, ओ सॉरी, राष्ट्र के प्रतीक, के प्रतीक, राष्ट्र के प्रतीक। अच्छा, राष्ट्र के प्रतीक में आपको पता है, हा? कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है। हा? हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है। हा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज
क्या है? हैं? ध्वज क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या है पता है ना? तिरंगा। तिरंगा, अब तिरंगा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का क्या है? हाँ, पता है कि नहीं? हम्म, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है ना। अब तिरंगा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इस तिरंगे में कितने रंग होते हैं? हाँ, इसमें कितने रंग होते हैं? हाँ, इसमें रंग कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, केसरिया, हाँ, कौन कौन सा है? केसरिया है ना, सॉरी, केसरिया है ना। केसरिया है, फिर कौन सा है? सफेद है, हाँ, सफेद है, सफेद है, फिर तीसरा कौन सा है? हरा रंग है, हरा। ठीक, अब देखिए केसरिया, केसरिया, केसरिया किसका प्रतीक है? हाँ, ये भी जानना आप लोग को जरूरी है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? हाँ, अब अच्छा, इस तिरंगे में एक और चीज जो है वो क्या है? वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र, ठीक, अशोक चक्र है, इतना चीज है। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, हाँ, कि केसरिया रंग क्या है? हाँ, केसरिया रंग क्या है? त्याग का प्रतीक है। हाँ, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, नहीं? हाँ? केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य का। हाँ, किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक। और हरा रंग सत्य और शांति, इसको शांति भी कह सकते हैं, सत्य और शांति, ठीक, शांति का प्रतीक, सत्य और शांति का प्रतीक, ठीक। हरा रंग किसका है? हरा रंग हरियाली या हरियाली, हरियाली या उर्वरक का प्रतीक, उर्वरक। हाँ, यानी हमारे देश में उर्वरता जो है उसका प्रतीक है, ठीक। और अशोक चक्र, अशोक चक्र हमारा कहां से लिया गया है पता है? अशोक चक्र हमारा सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हाँ, अशोक स्तंभ देखे होंगे आप लोग, सारनाथ में रखा हुआ है। उसमें देखेंगे कि जो शेर है चारों दिशाओं में, जो शेर बैठे हुए शेर हैं जिनका मुंह चारों दिशाओं में है, उनके नीचे देखेंगे ना, ऐसे शेर बैठे हुए हैं ना, ऐसे। देखिए हम थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसे शेर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो ये है ना, हाँ, ये इसमें जो है ये ऐसे देखेंगे, ऐसे अशोक स्तंभ में ये अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक। ये अशोक चक्र ऐसे दर्शाता है, इसमें कुल कितनी तीलियां हैं? हाँ? अशोक चक्र ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। हाँ? हाँ, ये सारनाथ से अशोक चक्र कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। हाँ? अब ये तो आपको पता चल गया। हाँ? अशोक चक्र,
अशोक चक्र कहां से लिया गया? सारनाथ। सारनाथ के अशोक स्तंभ स्तंभ अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक। अच्छा, ये किस कलर का है? अशोक चक्र ये किस कलर का है? हा? ये नीले रंग का है। ये किस कलर का है? ये नीले रंग का है। ये अशोक चक्र किस कलर का है? नीले रंग का है। ठीक, समझ में आया? अशोक स्तंभ किस कलर का है? अशोक चक्र नीले रंग का है। ठीक, नीले रंग का है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, ये समझिए 22 जुलाई 1947 को हमारा क्या राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और एक चीज, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा मिटा के फिर इसमें हम और भी बातें बताते हैं। तिरंगा जो झंडा है ना, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा के बारे में और कुछ हम बताते हैं, उसको भी समझिएगा। जैसे तिरंगा झंडा है, इसमें और क्या होता है? इसमें देखिए, इस तिरंगे झंडे की लंबाई कुल कितनी होती है? हाँ, लंबाई, लंबाई कुल कितनी होती है? हाँ, लंबाई होती है 3:2 का। 3:2 की इसकी क्या होती है? लंबाई चौड़ाई होती है। 3:2 की इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक, ऐसे हमने बता ही दिया कि इसमें 24 तीलियां होती हैं। हाँ, अब ये तो तिरंगा का हो गया। हाँ, राष्ट्रीय, राष्ट्र के प्रतीक तिरंगा हो गया। अब तिरंगा के बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय चिन्ह क्या? क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हा? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह, सिंह स्तंभ। स्तंभ जानते हैं? स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ, स्तंभ। ठीक, अच्छा, अच्छा, ये सिंह स्तंभ जो है, इसमें कुल कितने सिंह है? सिंह यानी शेर कितने हैं? सिंह, इसमें कुल 4 सिंह है। इसमें कुल 4 सिंह है। इसमें कुल 4 सिंह के शीर्ष है। शीर्ष है यानी
उसके सर हैं, सर दिखाई देते हैं। हाँ, जो क्या है एक दूसरे की ओर क्या करके बैठे हैं, पीठ कर कर बैठे हैं। हाँ, समझ में आया? इसमें देखिए आप लोग को बस ध्यान देना है, जो अगर राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो क्या, सिंह स्तंभ है, यानी सिंह। देखे आप लोग देखे होंगे कि कभी भी जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी होता है, हाँ, जैसे आईएएस या पीसीएस होता है, जब वो कैप लगाता है तो कैप पे सर पे देखेंगे ना आप, सिंह, एक सिंह का उस पे बैच लगा होता है, बैच लगा होता है कि नहीं? नहीं तो आप जब न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में जाएंगे तो ऊपर देखेंगे हमेशा जज के ऊपर सिंह जो होता है, सिंह का एक उस पे पोस्ट, मतलब एक बड़ा सा कोई एक लकड़ी का वुडन का बना हुआ वहां पे रखा रहता है, सिंह। ठीक, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, सिंह सिंह स्तंभ तो आप लोग जान गए। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सिंह स्तंभ है इसका क्या प्रतीक है? सिंह स्तंभ का क्या प्रतीक है? इसका, ये इसका प्रतीक है साहस, साहस व, साहस व क्या है, सिंह क्या होता है, निर्भीकता होता है ना, निर्भीक होता है ना, निर्भीकता। ठीक, क्या है, निर्भीकता होता है, निर्भीकता, निर्भीकता का प्रतीक। ठीक, और इसी अशोक स्तंभ में जो 24 तीलियां हमने बताया था, 24 तीलियां यहीं से ली गई है। ये 24 तीलियों का क्या प्रतीक होता है? इस 24 तीलियों को हम क्या बोलते हैं? जो 24 क्या है, 24 तीलियां हैं, क्या है, 24 तीलियां हैं। ये किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? धर्म चक्र को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? धर्म चक्र को, धर्म चक्र को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक, इसमें धर्म चक्र को दर्शाता है। और ये 24 तीलियां किसको दर्शाता है? 24 घंटे को, 24 तीलियां 24 घंटे को, धर्म चक्र को और 24 घंटे को दर्शाता है। 24 घंटे का प्रतीक है। ठीक, और इसी में जानते हैं, इसी सिंह स्तंभ में जो सिंह होता है ना, देखिए सिंह ऐसे हमने बनाया था ना अभी, ये था ना ऐसे, इसमें बीच में ये अशोक स्तंभ, अशोक चक्र है ना, जिसमें 24 तीलियां थी। ठीक, इसमें इधर इस साइड भी जानवर है, इस साइड भी जानवर है, तो इसमें इसमें दाहिने तरफ, यानी इस तरफ कौन सा जानवर है बताइए? दाहिने तरफ जो ये है, दाहिने तरफ कौन सा जानवर है? इसमें कौन सा जानवर है? इसमें दाहिने तरफ सांड है, एक सांड है, एक सांड है। ठीक, दाहिने तरफ एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? कृषि, ये सांड, जो सांड किसका प्रतीक है? कृषि
कृषि, हाँ, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान और अर्थव्यवस्था का प्रतीक, हाँ, और अर्थव्यवस्था, सॉरी, व्यवस्था का प्रतीक, का ठीक, अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जानते रहेंगे ना, ये क्वेश्चन कभी काल पूछ देता है, हाँ, कि अशोक स्तंभ जो है, आ, आ, जो राष्ट्रीय चिन्ह में कितने जानवर हैं? राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने जानवर हैं? हाँ, ठीक, इसमें पूछ देगा कुल कितने जानवर का प्रतीक है। अच्छा, इधर कौन सा जानवर था? इधर तो एक सांड था, इधर क्या था? घोड़ा था, घोड़ा। ये घोड़ा किसका प्रतीक है? हाँ? घोड़ा जो है, घोड़ा किसका प्रतीक है? ये अदम्य शक्ति का प्रतीक है, हाँ, गतिशीलता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? ये अदम्य शक्ति का और किसका प्रतीक है? हाँ? परिश्रम व गतिशील का। और ठीक, परिश्रम और गतिशील का प्रतीक है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं सभी लोगों को? हाँ, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो अच्छा, ये अशोक स्तंभ कब अपनाया गया था? अच्छा, ये बताइए, ये अशोक सिंह स्तंभ जो है, ये हमारे भारत ने कब अपनाया था? हाँ? तो इसको कहाँ लिखेंगे? यहीं पे लिख लीजिए ऊपर, इसके ऊपर हम ऐसे बना देना है ना, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 1950 को अपनाया गया था। ठीक, अपनाया गया था। इतना चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर हम पूछ दे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ में यानी इसमें क्या है? 4 सिंह है। किसमें? इसमें 4 सिंह है। सिंह स्तंभ में 4 सिंह हैं। अगर जानवर पूछेंगे कितने जानवर हैं, तो कितने जानवर हो जाएंगे? 1 2 3 2 और इसमें 4, 4 2 6 जानवर हो जाएंगे। ठीक, पूरे 6 जानवर हो जाएंगे। यानी अगर सिंह को 1 मानेंगे तो ये कुल मिला के 3 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे लेंगे तो
ठीक। और इसमें देखिए क्या है, कह रहा है सिंह किसका प्रतीक है? हा? साहस, साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। सिंह किसका प्रतीक है? साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसमें जो 24 तीलियां हैं, हाँ, यहाँ पे ये जो 24 तीलियां हैं, हाँ, ये 24 तीलियां ये किसको दर्शाती हैं? धर्म चक्र यानी 24 घंटे को दर्शाती है। धर्म चक्र यानी 24 घंटे को दर्शाती हैं। ठीक। इसमें चक्र के दाहिनी तरफ एक साड़ है। साड़ का क्या प्रतीक है? कृषि प्रधान और अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। क्या है? कृषि प्रधान और अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और घोड़ा बाईं ओर क्या है? घोड़ा है। घोड़ा क्या है? अदम्य शक्ति का और परिश्रम और गतिशील का प्रतीक है। यानी इसमें अदम्य, इसमें क्या है? कृषि और आर्थिक प्रधान। हमारा अच्छा ये बताइए, हमारा जो भारत है, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। इसमें देखेंगे कि हमारे भारत में कई ऋतुएं हैं। हाँ, कई ऋतुएं हैं। हर जगह कहीं कहीं देखेंगे कि अलग अलग खेतियां होती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या उगता है? हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है कि नहीं? सबसे ज्यादा धान की खेती, फिर उसके बाद गन्ने की खेती होती है ना। तो इसी प्रकार हमारे भारत में हर जगह कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक खेती होती रहती है। तो वो हमारा भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। ठीक। और घोड़े का प्रतीक घोड़ा, घोड़ा क्या? अदम्य शक्ति। यानी घोड़ा क्या दर्शाता है? अदम्य शक्ति, यानी घोड़े की तरह शक्ति, शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, घोड़े की तरह शक्ति। और परिश्रम और गतिशील, यानी घोड़ा अगर दौड़ रहा है तो वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ता है। ठीक। तो अदम्य शक्ति का यही यही है ना। हाँ, मतलब आपको यही समझना चाहिए कि नहीं, हमारे इस जो सिंह स्तंभ लिया गया है, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है और इसका बारे में क्या है। ठीक, ये समझ में आ गया। अगला हम लोग चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान यानी भारतीय, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान। अच्छा, राष्ट्रीय गान किसको किसको याद है? हा? राष्ट्रीय गान किसको किसको याद है? कोई बता सकता है राष्ट्रीय गान? हा? राष्ट्रीय गान किसको किसको याद है? हा? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हा? हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक। रविंद्रनाथ ठाकुर। बहुत लोग कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर कहते हैं ना, टैगोर नहीं है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। ठीक। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें लिखा था। हा? अच्छा, ये किस भाषा में लिखा गया था? हा? किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था बांग्ला भाषा में। राष्ट्रीय गान हमारा किस भाषा में लिखा गया था? हाँ, ये हमारा लिखा गया था बांग्ला भाषा में। किसमें लिखा गया था? बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था। ठीक। इसे अपनाया कब गया था? हा?
हाँ देखिए, इसको हिंदी हिंदी वर्ण के रूप में इसे कब अपनाया गया था? हाँ, इसे हिंदी में हिंदी में 24 जनवरी 1950 को 1950 को अपनाया गया था। ठीक, हिंदी, देखिए हिंदी में हमने क्या बताया, हिंदी में इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ठीक, अपनाया गया था। अच्छा, इसे पहली बार ये राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? हाँ, देखिए, इसको राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, इसे कब गाया गया था? प्रथम, पहली बार। पहली बार इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे 26वें अधिवेशन में, मतलब इसे कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, हाँ, ये 26वें अधिवेशन में इसे क्या किया गया था? गाया गया था। ठीक, समझ आया? इसे 26वें अधिवेशन में गाया गया था। अब हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, इसके बारे में तो हमने बताया ही नहीं। हाँ, हमारा राष्ट्रीय गान तो हमने बता दिया किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था हमारा। लेकिन राष्ट्रीय गान है क्या? हाँ? जन गण मन, ये आपने सुना होगा, जन गण मन अधिनायक जय है जय, भारत भाग्य विधाता। हाँ? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तल जमीन जलधि तरंगा। ये आपने सुना होगा। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है कि हमारे जो हमारे देश के जो प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, इन सब का सम्मान करना चाहिए। ठीक, इन सब का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ये कितने सेकंड के लिए गाया जाता है?
हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कितने सेकंड के लिए गाया जाता है? इधर देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय गीत गीत 52 सेकेंड 52 सेकेंड में गाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो 52 सेकेंड में गाया जाता है। अब देखिए, हमारा जब राष्ट्रीय गीत प्रारंभ होता है तो आपके कान में अगर कहीं भी आवाज जाती है ना, तो आप वहीं पे सावधान खड़े हो जाइए। सावधान खड़े हो जाइए, 52 सेकेंड के लिए ही आप इसमें सावधान खड़े हो जाइए। ये क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीय गीत का क्या सम्मान होता है, ठीक, सम्मान होता है। हमारे भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, इनका सम्मान कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है, दिया गया है। हाँ, अगर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का, राष्ट्रीय प्रतीक का कोई हनन करता है तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे उनको दंड दिया जा सकता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जब हमारा तिरंगा है, हाँ, तो तिरंगे को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम उसको जला नहीं सकते हैं। हाँ, उसको हम कहीं भी, मतलब ऐसे जगह कहीं लगा नहीं सकते हैं जहां कोई अवैध चीज हो, वहां लगा नहीं सकते हैं। हाँ, और राष्ट्रीय ध्वज का हम अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये है हमारे देश के संविधान में, ये सब लिखा गया है कि इसका अपमान नहीं किया जा सकता है, इसको जलाया नहीं जा सकता है। अगर कोई भी अगर इसको जलाता है या इसका अपमान करता है तो राष्ट्रीय कानून के तहत, यानी भारतीय संविधान के कानून के तहत उनको कुछ न कुछ प्रावधान है जिसे उनको सजा दी जा सकती है, कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक। इसमें ये है, ठीक, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रीय गान का। हाँ, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत हम लिखते हैं, राष्ट्रीय गान, गान होना चाहिए ना, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत कुछ, देखिए, राष्ट्रीय गीत अलग होता है, राष्ट्रीय गान अलग होता है, ठीक। राष्ट्रीय गीत क्या है? हाँ, राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। सुने होंगे आप लोगों ने, हाँ, कि राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम आप सुने होंगे, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये आपने गीत सुना होगा। हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत इसी में हम लिख दे रहे हैं, राष्ट्रीय गीत क्या है? हाँ? हमारा राष्ट्रीय गान तो जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत क्या है? हाँ? हाँ? वंदे मातरम। वंदे, इधर लिख देते हैं ना, वंदे मातरम, ठीक। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, ठीक। हाँ, ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि कोई अगर आपके देश के बारे में पूछ ले तो आपको इतना पता चल रहना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, हमारे राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है, हमारे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। हाँ, ये चीज तो आपको याद रहना चाहिए, ये चीज कभी भूलने वाली चीज नहीं है। हाँ, हर भारतीय को ये चीज याद रहना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये चीज तो सबको याद होना चाहिए। इसीलिए हम इसको भारतीय संविधान के पहले इसको हम इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है, ये कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछता जरूर है। हाँ, हमने पूछता जरूर है, ये जान लीजिएगा। हम अगर कह दें किसी भी कंपटीशन लेवल में, अगर आप
पता नहीं रहेगा कि नहीं, ये बताइए कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र में जो तिलियां हैं वो कितनी है? अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे बताएंगे कि नहीं उसमें 24 तिलियां हैं? हम कह दें कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने कलर है? हाँ? आप लोग कहेंगे कि सर उसमें तो 3 ही कलर है। 3 नहीं, 4 कलर है। अभी हमने बताया था कि उसमें 4 कलर कौन कौन से हैं। एक केसरिया हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, हरा हो जाएगा, फिर एक क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। नीला, नीला किस कलर का है? नीला अशोक चक्र का, अशोक जो चक्र है वो नीले कलर का होता है। हाँ? समझ में आया? अच्छा, हम राष्ट्रीय गीत के बारे में बात कर लिए ना। हाँ? राष्ट्रीय गीत हम इधर हम थोड़ा सा हम राष्ट्रीय गान तो हो गया, राष्ट्रीय गीत इसके बाद राष्ट्रीय गीत हम बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, इसके बारे में हम अभी बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय गीत है ना, और राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हा? राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक। वंदे मातरम, इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ? इसको किसने लिखा था? हाँ? इसको लिखा था, हाँ? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने इसको लिखा था, ठीक। और यह गीत पहली बार कब गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। हाँ? इसे कब गाया गया था? हाँ? 1896 में, 1800 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 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 के 12वें, हाँ? कौन से 12वें, 12वें 12वें अधिवेशन, अधिवेशन में क्या गया था, गाया गया था, ठीक। हाँ? समझा? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में इसे गाया गया था। कहाँ कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। यहाँ पे लिख दिए कोलकाता, कोलकाता में, कोलकाता में गाया गया था, ठीक। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। और इसे भारतीय राष्ट्रीय गीत के तौर पर कब अपनाया गया था? हा? इसे भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, ठीक।
हाँ, अपनाया गया था। समझ आया? इसे 1950 में भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अच्छा, इसमें और कुछ चीजें हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इतना तो हो गया ना। अब इधर देखिए, हाँ, अब इसे इसे किस भाषा में लिखा गया था? इसे इसे बांग्ला बांग्ला भाषा में क्या गया था? गया था। ठीक, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और ये लिया कहां से गया था? ये लिया गया था आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। यह आनंद मठ, हाँ, आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया था। ठीक, ये किससे लिया गया था? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। ठीक, इतना चीज आपको पता चल गया। हाँ, इसके बारे में देखिए, इतना चीज आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। यानी इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और यह 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 12वें अधिवेशन में गाया गया था। वो कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। और इसे भारत में राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे किस भाषा में लिखा गया था? इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और ये किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। ठीक, समझ आया? इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक, क्लास थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब किसी चीज में इंटरेस्ट आता है ना, तो थोड़ा लंबा खींच जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लंबा खींचने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे ना। हम सोच रहे हैं ना, इस चीज को हम 2 दिन और चला दें। हाँ, 2 दिन और चला दें। हमारा ये 2 दिन, यानी आज सैटरडे, संडे को भी यही चला देंगे। यानी संडे, यानी कल चलाएंगे तो मंडे को आपको क्लास मिलेगी। ठीक, तो हम सोच रहे हैं कि आज तो चला ही दिए हैं। हाँ, कल भी इसको चला देंगे। कल चला देंगे, यानी 2 दिन ये क्लास रहेगी। हाँ, पॉलिटी की 2 दिन हम सोच रहे हैं कि 2 ही दिन कर दें। क्योंकि 2 दिन करेंगे तो इसमें सिलेबस भी थोड़ा सा खींचने में थोड़ा आसान रहेगा। हाँ, और बढ़िया भी रहेगा। क्योंकि बीच में अभी देख रहे हैं कि कई एग्जाम लग गए हैं लगातार। और सोचिए कि इस समय इतने वैकेंसी आ रही है ना, इतनी वैकेंसी आ रही है कि सब लोग सोच रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आ रही है, कौन कौन सा फार्म भरा जाए? बताइए, इतनी वैकेंसी आ रही है ना कि कौन कौन सा फार्म भरा जाए। और हर फार्म में फीस लगता है। और फीस, ये सोचिए कि हर फार्म में किसी में 500, 400, 900 ऐसी फीस लग रही है। अब वो फीस, आप बताइए, जिस बच्चे के पास अगर इतना फीस न रहे वो फार्म कैसे भरेगा? पहले तो बच्चा पढ़ने में पैसा लगाता है, फिर फार्म में पैसा लगाता है, फिर आज के समय में सेंटर ऐसा बना रहा है कि बच्चे, बताइए, 400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पेपर देने। हाँ, ऐसा फार्म का सेंटर बना रहे हैं लोग। हाँ, अब वहां बच्चे को जाने में कम से कम 400 से 500 रुपये खर्चा हो जा रहा है। हाँ, अब बताइए, कैसे बच्चा, कैसे कितना स्ट्रगल करेगा बच्चा? हाँ, जो फार्म का जो नियम है,
उसमें इतना तो देना चाहिए कि नहीं हमें होम डिस्ट्रिक्ट है तो होम डिस्ट्रिक्ट में कहीं सेंटर दे दे। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट से छुड़ा के तीन तीन चार जिले पार करके दे रहा है सेंटर हमेशा। हाँ, ये कोई बात हुई ऐसा सेंटर देने की? हाँ, आपके जिले में न कॉलेज हो तो कहिए, हाँ, लेकिन सेंटर ऐसा ऐसा बना रहे हैं ना कि बच्चे को जाने में क्या बताएं कितनी जरूरत होती है। मैं अभी बीच में पेपर देने गया था गोरखपुर। हाँ, आपको बता रहे हैं कि ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने बच्चे थे। अब बताइए, हाँ, क्या जरूरत थी? हम लोग का हम लोग रहते हैं इलाहाबाद में, सेंटर इलाहाबाद हम डाल दें तो इलाहाबाद में बना दे तो हमको आसानी रहेगी। अब इलाहाबाद से हमें गोरखपुर जाना पड़ा पेपर देने के लिए, बताइए। हाँ, यहाँ से कम 400 से 500 किलोमीटर दूर। हाँ, 3 से 400 किलोमीटर के करीब होगा गोरखपुर इलाहाबाद से। हाँ, 3 से 4 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से बनारस है 150 किलोमीटर, 150 200 किलोमीटर आपका गोरखपुर है। कुल मिला के वही 3 से 400 किलोमीटर करीब है। हाँ, तो बताइए इतना दूर सेंटर बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या करे, ये सेंटर जो परीक्षा नियामक है ना, ये तो सेंटर का क्या बताएं, कहाँ कहाँ सेंटर ऐसे भेज रहे हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ सेंटर बना रहा है। हाँ, बताइए, ऐसे कोई सेंटर बनाता है? हाँ, कम से कम इतना तो कर दे। पहले तो वहाँ ऑप्शन में भी आता था कि नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए सेंटर के लिए। आपके समय में तो डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रहा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर चाहिए। हाँ, बताइए, क्या मतलब है? हमको हम रहते हैं दिल्ली में, मान लीजिए हम रहते हैं तो हमें दिल्ली में सेंटर अगर हमारा बनेगा तो हमें अच्छा रहेगा। तो अब बताइए उसका सेंटर उठा के दे देगा दिल्ली से गोरखपुर। अब बताइए दिल्ली से बच्चा गोरखपुर आएगा देने पेपर? आधे बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं पेपर की, दिल्ली से गोरखपुर कौन जाएगा। एक तो पैसा लगा के इतना फार्म भरो, ऊपर से सेंटर इतना दूर भेज देगा कि क्या किया जाए। है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब नौकरी लेना है तो इतना तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये भारतीय संविधान जो है इसमें ये चीज कुछ जरूरत है, राष्ट्र के प्रति इसमें ये सब कुछ जरूरी था। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा कल और पढ़ेंगे। इसमें जैसे अब राष्ट्रीय गीत हो गया, फिर राष्ट्रीय पंचांग हो गया, फिर राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पुष्प हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, राष्ट्रीय फल हो गया, राष्ट्रीय नदी हो गई। इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब देखिए ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग राष्ट्रीय पंचांग के बारे में जान ही नहीं रहे होंगे। हाँ? अच्छा, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। हाँ? इसके बारे में आप लोग हमें बताइएगा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। हाँ? तो हम जानेंगे कि नहीं आप लोग अपने देश के बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय पंचांग क्या है, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं पे रहने देते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।